और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। सबसे पहला नंबर प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए जब sin थीटा बराबर cos थीटा होता है तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो 45 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि sin 45 का जो मान होता है और cos 45 का जो मान होता है दोनों आपस में बराबर होता है। अगर आपको पता है तो फटाफट बता दीजिए, और नहीं पता है तो ध्यान से आप अपने दिमाग को शांत करके बढ़िया से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप कुछ भी नहीं है पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी आसान प्रश्न है। आपको कई बार बताया है कि एक वृत्त का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया हो तो इसकी परिधि क्या होगी। देखिए आप इसे दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसे आप आर का वैल्यू निकाल के बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं पाई डी का फॉर्मूला लगा करके। तो पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 22/7 होती है और डी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 14। तो यहाँ पे 7 से घटा देंगे, इससे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 22 दूनी 44 कितना हो जाएगा इसका 44 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी कमाल का बाबू प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, काफी इजी है ना। बस आपकी सोचने पे डिपेंड करता है, बस आप बढ़िया से सोचिए समझिए, है ना। कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है ना। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि 5 सेट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं लगातार आप मैथ का भी, तो आपका समझिए कि कंप्लीट मैथ की तैयारी हो जाएगी और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो 100 में से 50 बनाने को आएगा ना तो 50 जरूर बना दीजिएगा, है ना। तो बढ़िया से सभी वीडियो लगातार देखिएगा जरूर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। जिस आगे से वीडियो में लाइक करके कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। अगला देखिए प्रश्न क्या रहा है कि बिंदु -5 का 7 और -1 का 3 के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो दूरी सूत्र से आप निकाल लीजिए, है ना। या आप बस इतना याद रखिएगा कि रूट लगा देना है, और यहाँ पे क्या करना है, जो ये दूसरा वाला जो मान दिया गया ना उसमें का पहला वाला और जो पहले दिया गया है उसमें का पहला वाला, दोनों घटा करके स्क्वायर कर देना है। यानी कि -1 जो है इसमें से घटाना है -5 को, तो -5 को घटेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा +5। तो -1 है और +5 हो गया तो क्या हो जाएगा, अब तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो +4 का स्क्वायर कीजिएगा ना 16 हो जाएगा प्लस। अब देखिए अब इसके बाद से क्या करना है कि जो 3 दिया गया ना इसमें का, अब इसमें से इसको घटा देना है, यानी कि 3 में से 7 को घटा करके स्क्वायर कर देना है। तो 3 में से 7 को घटाएगा कितना होगा -4 होगा, अब -4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 32। अब 32 को रूट से बाहर कर दीजिए, तो रूट से बाहर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि 4√2 हो जाएगा, है ना। प्रश्न देखिए काफी कमाल का प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 की मूल समान हो तो क्या होगा। तो समान हो तो क्या होगा, आप सभी को पता है कि जब समान होता है तो d बराबर क्या होता है तो 0 होता है। अब यहाँ पे d का वैल्यू आप लोग जानते थे कि b² - 4ac, है ना, उसके बाद से बराबर हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे हम ये चीज कब लिखते थे जब ax² होता था तब, लेकिन यहाँ पे जो है bx² हो गया है, यानी कि a के बदले b और b के बदले a हो गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो b है यहाँ पे हम लोग a कर देंगे और यहाँ पे a है तो इसे हम लोग कर देंगे b। अब क्या बन जाएगा a² - 4bc = 0। तो a² - 4bc = 0 कहाँ पे दिया गया तो ऑप्शन डी नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी नंबर जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिनको भी आता है प्रश्न का उत्तर वो ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए उनका रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से, और जिनको नहीं आता है कुछ भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपको काफी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी जब भी आपको पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक रूट लगा देनी है, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देनी है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 4 कितना हो गया रूट का 13। तो आपका 13 जो होगा वह आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, काफी आसान है बाबू, है ना। देखिए काफी आसान है, आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए काफी बढ़िया है। अगला देखिए अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत है। इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार उसी का शांत होता है जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है। तो देखिए यहाँ से कि किसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो ए नंबर ही दिया गया है 3/8, और 3/8 में जो है वह नीचे हर क्या है 8 है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको आप 8 को यही लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पे जो केवल 2 निकला है ना। तो 2 निकला है, इसका मतलब हो गया कि आपका शांत संख्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि नीचे जो हर का मान दिया गया होगा उसे हम लोग गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें 2 या 5 आता है ना, तो अब तो वह शांत होगा, और उसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है तो अब तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी शानदार प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है कि बिंदु -2,3 और 4,1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक जब भी आपसे पूछेगा तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा ये बात याद करके रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनेगा क्या बनेगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ध्यान से इसमें का पहला वाला और इसमें का पहला वाला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो -2 और +4 कितना हो जाएगा 2/2। तो भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 1, और फिर इसमें का बाद वाला संख्या और इसमें का बाद वाला संख्या, यानी कि 3 और +1। तो 3 + 1 जोड़िएगा बटा 2 से भाग दीजिए तो 4/2, यानी ये आ जाएगा 2, यानी 1,2 जो होगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1,2 कहाँ पे दिया गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही सीधे परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जाएगा, केवल यहाँ से अंक चेंज कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं, देखिए यहाँ पे ध्यान देनी, इसलिए देखिए आपको हम जो है अंक चेंज करने की वजह से आपको केवल आंसर नहीं बता रहे हैं, आपको पूरे डिटेल्स के साथ बता रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अंक चेंज करके आएगा तो आपको जोड़ करके या जो भी आपको मेथड बताएं उस मेथड से आपको किसी भी प्रश्न को क्या करना है सॉल्व कर देना है ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा। तो आप सभी का ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया, सूत्र ही हो गया कि 2πrh होता है, यानी कि 2πrh जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जिनको भी पता है वो फटाफट से नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिएगा कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, है ना। तो कह रहा है अगला प्रश्न कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो देखिए सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। क्या होता है 2 होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न। देखिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, पूरी समझ में आए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को भगाइए मत, वीडियो को भगाएंगे स्किप करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, है ना। चलिए बढ़िया से एकदम शांत जगह बैठ करके कान में ईयरफोन लगा करके आप शांत जगह बैठ करके देखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारवंतर डी हो सकता है। तो देखिए सारवंतर जो डी है वो आपका शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी संख्या आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं कि एपी में जब कोई संख्या रहती है वहां पे आप डी का वैल्यू निकलता है, कभी कभी 0 निकल के आ जाता है, कभी धनात्मक में कोई यानी कि प्लस में कोई संख्या आता है, कभी कभी माइनस में संख्या आ जाता है, तो ये तो सभी हो सकती है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है 11 नंबर कि 5 + 3√2 क्या है। 5 + 3√2 क्या है
बिल्कुल, आप बताइए क्या है? हाँ, तो यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि आप सभी को सिद्ध करने को बताया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या जब किसी संख्या को गुणा या जोड़ा या भाग किया जाए तो सभी संख्या जो होती है वो अपरिमेय हो जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है 28, ऑप्शन बी कह रहा है कि 69, ऑप्शन सी कह रहा है 71 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 63। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या देखिए कौन होता है? जिसका गुणनफल यानी कि जो केवल दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है, किसी और तीसरा संख्या से विभाजित नहीं हो, वही आपका क्या होगा? तो अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था 71। तो 71 कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है? तो एक एक से और एक 71 से। तो ये दुइयों संख्या से भाग लग रहा है और तीसरा संख्या से तो भाग लग ही नहीं सकता है। तो ऐसा कोई भी ऐसा संख्या हो जिसका दो गुणनखंड हो, उससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, वही आपका क्या होता है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, समझते जाइए। 5 मॉडल सेट आप लगातार कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अब देखिए अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब हो गया कि वो परिमेय होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि कौन जो है परिमेय है। तो देखिए √7 है, तो √7 को बाहर नहीं कर सकते, यानी कि ये तो आपका अपरिमेय हो गया। √13 है, इसे भी बाहर नहीं कर सकते, ये भी आपका अपरिमेय हो गया। √25 दिया गया है, तो √25 को जो है आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि रूट में से दो संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया बाहर। तो 5 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। तो यह p/q ग्रुप में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो संख्या p/q ग्रुप में आ जाएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि अपरिमेय नहीं होगी। ये चीज को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझते जाइए। देखिए अंक चेंज करके सीधे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और वहां पे जब जाएगा ना तो काफी बढ़िया मजा आएगा जब आप प्रश्न देखिएगा, जब आपको हम पढ़ाएं और याद करके रखेंगे आप। तुम अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह शांत है? इसमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? अभी आपको बताएं कि शांत कब होता है? जब उसके हर के गुणनखंड में क्या होता है? केवल 2 और 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी नंबर में दिया गया है कि 11/160। 11/160 दिया गया है, यानी कि 160 को जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 80। फिर यहाँ 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 40, फिर यहाँ 2 से कीजिएगा हो जाएगा कितना? 20 करके दिखा देते हैं आपको। फिर 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा? 10, और 10 जो है तो इसे आप 2 से कीजिएगा हो जाएगा 5, और फिर 5 से कीजिएगा तो हो जाएगा 1। अब देखिए केवल यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है। तो जब केवल 2 और 5 आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा? आपका जो है और ऐसा शांत संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सोल्व करके दिखा देते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में ये रहेगा याद कर लीजिए, अगर ऑप्शन में रहेगा तो फटाफट से टिक कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, समय बच जाएगा आपका। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होता है। बिल्कुल 2 होता है, कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या कौन कौन हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 2 और 4 को मसा निकालिए, क्या होगा? 2 दूनी 4, यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ वाला का मसा होता है, तो 2 मसा आ गया। या आप तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। और आगे बात करते हैं, मान लीजिए 4 और 6 की लगातार क्या है, तो 4 और 6 हो सकता है। तो 4 और 6 का जब मसा निकलेगा तो 4 कम 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2, और 2 से फिर कीजिएगा तो यहाँ पे 4, आप फिर कितना? 2 दूनी 4, यानी कि फिर ये कट गया। यानी कि 2 लगातार संख्या हो गई तो उसकी जो मसा निकल के आएगी वो केवल 2 निकल के आएगी। तो आप याद ही कर सकते हैं, आप मेथड समझ रहिए। अगर आगे आप पढ़ाई करते हैं तो ये चीज़ आना काफी जरूरी है आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है और देखिए ये ट्रिक के माध्यम से भी बन सकता है। प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x-2 के शून्यक हो तो 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा? तो आपको कई बार ट्रिक बताई थी कि क्या करना है आपको, 1/α + अगर 1/β का जो वैल्यू आपको निकलना होता है तो क्या करिए, आप एक बटा लगा दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या कीजिए कि बीच वाला मान लिख दीजिए। तो बीच वाला मान कितना है? x का गुणा क्या है? 1 है ना, तो हो गया आपका 1। ठीक है, उसके बाद से नीचे वाले जो आपको लिखना है वो क्या करना है, जो सबसे अंतिम में है ना, यहाँ पे -2, तो -2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से क्या करना है, जो बीच वाला जो संख्या है ना, अगर उसमें माइनस होगा, ठीक है, तो हटा दीजिएगा, नहीं होगा तो लगा दीजिएगा। तो x में माइनस तो नहीं था इसलिए हम इसे लगा देंगे, तो लगा देंगे तो माइनस माइनस सब तो कट जाएगा, यानी कि 1/2 इसका जो हो जाएगा वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर आप कहिए कि सर इसे आप सॉल्व करके भी बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है? -b/a, तो -b यानी कि -1/1 यानी कि हो जाएगा -1। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो ये होता है c/a, तो यहाँ पे -2/1 तो हो जाएगा क्या चीज़? -2। अब यहाँ पे जब -2 हो गया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से 1/α + 1/β को सॉल्व करना है। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा, इतना ज़्यादा प्रोसेस है। अब उसका अल्फा सल्फा कट जाएगा, हो जाएगा बीटा, और फिर बीटा से बीटा कट जाएगा, हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ पे जो है बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था? -1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला था? -2। अब माइनस कट गया, बच गया 1/2। तो यही ना मान हम आपको लेकर के आए थे। तो कितना ईजी ट्रिक था, कुछ भी नहीं करना है। 1/α + 1/β का अगर वैल्यू कहीं पे भी निकालना है तो एक बाटा लगाइए, अब बीच वाला मान लिख दीजिए। बीच वाला का गुणा क्या है? 1, और उसके बाद अंतिम वाला शब्द लिख दीजिए, मतलब कि अंक लिख दीजिए, तो हो जाएगा -2। अगर इसमें माइनस होगा तो माइनस को हटा दीजिएगा, नहीं होता लगा दीजिएगा, माइनस नहीं माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो गया? माइनस प्लस हो गया, क्या 1/2। अभी तो वही चीज़ है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ना। तो ये ट्रिक भी जाने रहिए ना, जिस विधि से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद अगर an + b के रूप का होता है तो इसका पदांतर क्या होता है? देखिए तो an जब भी होता है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि पदांतर निकालने के लिए कभी हम लोग को एपी में होना काफी जरूरी है। तो एपी में से पहले लाइए, तो एपी में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n के बदले कोई वैल्यू मान लीजिए, जैसे कि n = 1 2 3 4 मान लेते हैं। तो n के बदले अगर पहली बार हम लोग 1 रखते हैं तो n की जगह 1 + b, यानी कि a में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a + b। तो a + b जो है निकल के आया, हम लोग का पहला पद निकल के आ गया। अब उसके बाद से जब 1 रख लेंगे तो 2 रखेंगे, तो a × 2 + b। अब क्या होगा? a में 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2a अब प्लस का b, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा पद। अब d कैसे निकाला जाता है? तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, यानी कि 2a + b में से घटा देना है किसको? आपको 2a + b में से आपको घटा देना है a + b को। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये कोष्टक नहीं देते हैं, कोष्टक नहीं देते हैं तो अभी उनसे हो जाता है गलती। तो देखिए पूरे पद को घटाया होता है ना, मतलब घटाना होता है ना, कि
पहला पद को घटा दीजिए दूसरा पद में से। तो पहला पद तो टोटल ए प्लस बी था ना, तो ए प्लस बी को घटाना है ना। तो ये क्वेश्चन देना काफी जरूरी है। तो 2a प्लस 2 2a का 2a, बी का बी, माइनस का माइनस प्लस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि ए फिर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ से माइनस बी से माइनस बी कट गया और 2a में से ए खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना ए वो। तो ए कितना हो गया आपका, केवल ए बचेगा, तो आपका ए नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पदांतर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है काफी शानदार कि बिंदु P 6, -5 का भुज क्या है। अब देखिए भुज जब भी पूछेगा ना तो पहले वाला जो संख्या होगा ना वही लिख दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे पहला वाला संख्या क्या है इसमें 6 है तो 6 आपका भुज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ई नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कोटि पूछता तो -5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे भुज पूछ रहा है तो -6 हो जाएगा, है ना। तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ आपकी मदद हो रही है, आप परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, जिससे कि आगे से वीडियो मिले और काफ़ी बढ़िया से आप पढ़ाई कर सके, आप बढ़िया से परीक्षा में पास हो सके। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,3 स्थित है। जो बिंदु 2,3 है वह कहाँ पे स्थित है। तो देखिए बिंदु 2,3 देखिए यहाँ पे अंक से मतलब नहीं होता है कि 2,3 है या 4,3 है या 5,3 है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये चीज़ से है कि यहाँ पे ये जो संख्या जो दिया गया है वह दोनों प्लस में है कि दोनों माइनस में है, या ये वो प्लस में है ये वो माइनस में है। तो अगर दोनों प्लस में होगा तो वह प्रथम पाद में होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए में। अब कभी कभी पाद की जगह दे देता है चतुर्थांश, तो यहाँ पे अंक का कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पे जो मतलब है वह प्लस और माइनस से। तो यहाँ पे दोनों संख्या किस में है, प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में जब भी होगा तो वह प्रथम पाद में हो जाएगा। तो इसे आप याद करके रखिएगा। अब चैप्टर वाइज भी वीडियो आपको बना करके दे दी है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो, है ना, इसी चैनल पे अपलोड है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि x बराबर a और y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है तथा x प्लस वाई बराबर 4 हो तो a b का हल जो है आपको बताना है, यानी कि a b का वैल्यू आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए अगर आप x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो है जितना है वो a का वैल्यू हो जाएगा और b का जो वैल्यू है आपका क्या y का जो वैल्यू है आपका b का वैल्यू हो जाएगा। ये तो आपस में बराबर है ना। चलिए तो x माइनस वाई बराबर दिया गया है 2 और x प्लस वाई बराबर दिया गया है क्या चीज़ 4। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि एक संख्या माइनस और एक संख्या प्लस रहता है तो इसे क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में x वाई है, वो प्लस में वाई है, तो ये तो कट जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अब क्या चीज़, अब 4 और 2 कितना हो गया 6, इसको जोड़ रहे हैं तो 2 से अब कटाएंगे से कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर निकल गया 3। तो x का जो वैल्यू हम लोग को 3 निकल गया, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये पहला समीकरण है, इसमें x का वैल्यू रख लीजिए। तो x बराबर जब 3 आ गया तो 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई बराबर इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 2 माइनस 3 और माइनस वाई बराबर कितना हो गया, अब माइनस 3 को घटाएंगे, जब इसको 2 को घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस कट जाएगा, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा 1 आ गया। अब आपने यहाँ पे देखा कि x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू आया 1 आया, तो यहाँ पे पूछ रहा था a और b का वैल्यू, तो x बराबर a है तो यानी कि अब ये वैल्यू हो जाएगा a का, और y बराबर b है तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या चीज़ b का। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हो गया यानी कि a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3 का 1 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर में दिया गया, तो आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एकदम बेहतर तरीके से समझते जाइए जिससे कि दिक्कत नहीं हो। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। और देखिए द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको काफी ज्यादा पढ़ा दिया है, बता दिया है ना, तो उसका चैप्टर का स्पेशल वाला देख लीजिएगा, है ना, केवल द्विघात समीकरण पे, क्योंकि काफी ज्यादा ये दिक्कत करता है कब प्रकृति जो होता है, कब मूल्य होता है, वास्तविक का समान कब होता है, ये इसमें हम वीडियो स्पेशल बना करके दे दिए, तो देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए इसको बताने के लिए सबसे पहले डी का वैल्यू निकालना होता है, तो डी बराबर होता है b² का -4ac, ठीक है। अब देखिए b² यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4 गुने a गुने 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 गुने ए का वैल्यू कितना 1 इंटू 4 सी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस 4 चौका 16। अब देखिए 16 जो है माइनस में है और 4 प्लस में हो जाएगा -12। तो डी का जो वैल्यू निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, ये जो है आपको छोटा हो जाएगा, किससे हो जाएगा 0 से हो जाएगा। तो आप ये बताइए, आपको पता है कि जब डी का मान जो होता है वह छोटा होता है 0 से, तो उसका जो वैल्यू कितना होता है, वह कितना होता है वास्तविक और असमान होता है जब छोटा होता है तब, यानी कि ऑप्शन का क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बस इतना याद रखिए, अगर डी का वैल्यू निकालेंगे तो अगर वो माइनस में आ गया, यानी कि माइनस में आ जाएगा तभी तो 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से छोटा कौन संख्या होता है माइनस वाला संख्या होती है। तो माइनस में जब आ जाएगा तो समझिए कि उसका जो वास्तविक और जो उसका मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा, ठीक है, ध्यान में इस बात को याद करके रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न काफी आसान प्रश्न है कि बिंदु 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। अभी आपको बताएं दूरी सूत्र से निकाल लीजिए, या आप इसमें का पहला में से इसमें का पहला घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 में से यहाँ पे 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 में से जब 4 को घटा देंगे, यहाँ पे 2 में से 4 को घटाएंगे क्या होगा -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे रूट लिख करके लिख लीजिए 4, ठीक है, प्लस अब इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16, तो 4 16 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 जब हो जाएगा तो 20 को क्या करना, आपको रूट से बाहर करना, क्योंकि रूट से बाहर करके यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो रूट से जब बाहर कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, कि 2√5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 रूट जो है वह 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए काफी आसान प्रश्न है कि 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट है, ये कौन सी संख्या है। तो देखिए आपको कई बार बताएं कि जब किसी संख्या के ऊपर रैंकिंग आ जाता है, डॉट डॉट आ जाता है, तो ये सभी संख्याएं जो होती है या रूट आ जाता है, ये सभी संख्या अपरिमेय होती है, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि पढ़ाई एकदम गजब की हो रही है, शानदार हो रही है, अब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है ना, मजा आ रहा है ना। तो केवल बस 5 मॉडल से कम कर लीजिए, और परीक्षा से पहले काफी शानदार एक सीरीज चलाने वाले हैं, है ना, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये देखे रहिएगा तब आपको उसमें समझ में आएगा, एक बार रिवाइज आपका होगा ना। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचिएगा कि हाँ हम तो उसी दिन देख लेंगे, तो एक दिन में कोई महान नहीं बनता है ना, काफी कठिन परिश्रम करने के बाद से कोई महान बनता है ना। तो अभी काफी कठिन परिश्रम कीजिए, बनाई जाइए, है ना, बढ़िया से।
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक जो दिया गया है वह 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपसे केंद्र का निर्देशांक पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से सब में के पहला जोड़ करके 3 से भाग देना है। तो देखिए इसमें का पहला 2 है, इसमें का पहला 0 है और इसमें का पहला 4 है। अब जोड़ करके 3 से भाग दीजिए तो 2 और 0, 2 और 4 कितना हो गया 6 होगा, 6/3 कितना हो गया 2, यानी कि एक संख्या निकल के आ गया 2। अब देखिए इसके बाद वाला संख्या सबको जोड़ करके 3 से भाग दीजिए। जब भी केंद्र का पूछेगा तब तो 4 प्लस 6 और यहाँ पे -1 अब बटा 3 तो 4 और 6 10 और 10 में से उघट के कितना हो गया 9, तो 9 बटा कितना हो गया 3, तो 9/3 यानी कि 3, यानी कि एक निकल के आया था हम लोग का 2 और एक निकल के आया 3, तो 2,3 जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अगले जो प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको कई बार बताए थे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है। ठीक है, तो ax² + bx + c के रूप का कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन ख नंबर में दिया गया यहाँ पे बी नंबर में, तो आपका ऑप्शन ख नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ax² + bx + c हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, काफी शानदार प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, काफी बच्चों को हटके लगता है, कहते हैं कि सर ये समझ में आता ही नहीं है त्रिकोणमिति वाला, है ना, काफी आसान होता है। देखिए कह रहे हैं कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको क्या किया जाता है कि किसी एक मान को चेंज कर लिया जाता है, यानी कि साइन जो 54 डिग्री लिखा गया है इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या इस प्रकार, साइन 90 माइनस 36, क्योंकि 90 में से 36 को घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो साइन 54 हो गया। मतलब कि देखिए साइन 54 के बदले हमने केवल इतना शब्द लिख लिया है। ठीक है, तो साइन 90 में से 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, इतना लिख लिए। अब देखिए माइनस कॉस 36 था, माइनस कॉस 36 वैसे ही रख दीजिए, यानी वैसे ही आप लिख दीजिए। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस और थीटा का मतलब ये तो 36 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे था माइनस का cos 36। अब देखिए एक है प्लस 36 और एक है माइनस 36, तो कट जाएगा, कट के क्या आएगा 0, तो 0 जो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे अंक चेंज करके देगा तो बना लीजिएगा, एक मान को चेंज कर लीजिए, कोई भी मान चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम पहला वाला चेंज किए तो आप दूसरा वाला नहीं चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला भी चेंज कीजिए तो उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी कठिन थोड़ी सी सवाल है, इसको सोच समझ करके बनाना होता है। प्रश्न कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है। अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। वैसे अगर आप देखिए अगर आपकी परीक्षा में पूछेगा ना तो इसको अंक नहीं चेंज करेगा, ये वाले प्रश्न को आपको आंसर एकदम 7 आएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर होगा, लेकिन कैसे होगा उसे भी बना देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का कि पाई r + 2r। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 दिया गया है तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है पाई r + 2r। पाई r + 2r बराबर कितना दिया गया 36। अब देखिए यहाँ पे देखिए r इसमें भी यानी कि कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो r को यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दे, पाई r + 2r बराबर 36। थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है यहाँ पे बनाने के वक्त। अब देखिए क्योंकि हाथ से लिखना होता है। अगला देखिए आर जो हम लोग कमन करेंगे, इसी तरह का सपोर्ट करते रहिएगा तो जरूर हम लोग डिजिटल स्क्रीन बोर्ड पे आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर को कमन लेंगे तो क्या होगा पाई, यहाँ पे क्योंकि आर को हमने बाहर कर लिया तो यहाँ से जब बाहर कर लेंगे तो पाई बचेगा, तो पाई प्लस यहाँ पे बचेगा 2, अब कितना हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पे जो है अब पाई + 2 अब बराबर ये जो आर है, अब ये गुना में तो भाग में चेंज कर दीजिए अभी भी, है ना, 36 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे आर रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, अब +2 दिया गया तो 2 अब बराबर कितना हो गया 36/r हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसे भी इनका जोड़ बना दीजिए, तो 7 में 7 और 1 का लसल निकलेगा ना लोग, लघुत्तम समानुपातिक तभी बनेगा इसको जोड़, तो 7 और 1 का क्या होगा 7 होगा, तो 7 जो 7 काट जाएगा 22 और 7 1 है तो 1 सब कीजिएगा तो कितना होगा 7 7 14, यानी कि 22 + 14/7, 22 + 14/7, अब इसके बराबर कितना आता है 36 बटे कितना आ रहा था। ठीक है, अब देखिए 22 अब + 14 कितना होता है तो 36 होता है, 36 अब बटे 7 अब बराबर 36/r। अब देखिए यहाँ पे जो है अब या तो इसे तिल्य गुणा कर सकते हैं, या तो आप जानते हैं कि बराबर के अगर इस साइड बराबर की साइड रहता है तो क्या हो जाता है कट जाता है, तो यहाँ से भी कटा सकते हैं कि 36 से 36 कैंसिल हो गया, बच गया क्या चीज़ 1/7 बराबर 1/r, तो 1/7 बराबर 1/r बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि r बराबर 7 हो गया, तो यही आपका 7 जो है आंसर हो जाएगा। या आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं कि 36 में r से गुणा के 36 आए और फिर 36 में s भी कर लीजिए, कहेंगे कि सर ऐसे आप कैसे बता दिए, तो 36r बराबर 36 × 7 हो गया। अब r बराबर क्या होगा 36 × 7, अब ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 36 36 करें कितना बचा 7 बचा, बात वही है, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए तो थोड़ी दिमाग लगाना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नहीं बदला जाएगा, हाँ ये कंफर्म है, आपका आंसर याद कर लीजिए, वैसे 7 होगा कि याद मत कीजिए, कैसे बनता है उसे भी समझ लीजिए। ठीक है, उसी कहीं ऐसा कभी चेंज कर दे तो फिर अगला देखिए प्रश्न क्या करें कि समानांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। देखिए जब भी आपसे 10वां पद पूछा जाएगा ना तो कुछ भी नहीं करना, मतलब कोई भी पद पूछे तो आपको लिखना है ए आप प्लस और जो पद पूछेगा वो में से एक घटा के 20 से गुणा कर देना, यानी कि 10 पूछ रहा है तो 9 गुणे डी। और देखिए ए का वैल्यू कौन होता है सबसे पहले वाला प्लस 54 प्लस 9 गुणे डी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा में से पहला पद, तो दूसरा 51 में से यहाँ पे 54 को घटा दीजिएगा कितना बचेगा वो बिल्कुल यहाँ पे जो है घटा दीजिए कितना बचेगा 3 बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा। और देखिए 54 और 9 3 27 यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस का 27, तो 54 में से जब 27 को घटेगा कितना होगा 27 नहीं आएगा, 54 में 27 जाएगा कितना होगा 27, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ई नंबर आपका 27 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, कुछ भी नहीं करना है, काफी इजी है ना। चलिए तो लाइक अभी तक भी नहीं किया है ना तो लाइक कर दीजिए, ये कंजूसी ना कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ अभी तक आप हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाकर के फटाफट से डीएलएस एजुकेशन या मंटू सर्च करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी, फटाफट से आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि बिंदु 2, -√3 -2 किस पाद में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक संख्या प्लस में दिया गया है और दूसरा संख्या माइनस में दिया गया है, और आपको बताए थे
कि इसमें जो होता है उसमें अंक पे निर्धारण नहीं किया जाता है। इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि पहले प्लस है या माइनस है या प्लस है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में, इस चीज़ को ध्यान में देने की जरूरत होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की चतुर्थ पाद में ये स्थित है। किस पाद में है, ये चतुर्थ पाद में स्थित है ना। अगर पहले वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस होगा तो, अगर पहले वाला माइनस रहता है दूसरा वाला प्लस रहता है तो वो किस में हो जाता है, द्वितीय में हो जाता है। और दोनों प्लस रहता है तो प्रथम में होता है। और यहाँ पे अगर दोनों का दोनों माइनस में हो जाता है तब तृतीय होता है। ये सारी चीज़ आपको मैंने बता दी है। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो आपको बहुत बार पता है कि किसी पूर्णांक m के लिए जो सम संख्या का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो होता है 2m होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्या प्लस में आ गया, तो दोनों संख्या जब प्लस में आ जाएगा क्या हो जाएगा, उसको प्रथम पाद में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि छठा और बारहवां पद, तो छठा पद का मतलब क्या आपको बताएं कि ए प्लस 5 इंटू डी लिखिए, बराबर कितना दिया गया है 13। और उसके बाद कह रहा है बारहवां पद यानी कि ए प्लस 11 डी, क्योंकि 12 का रहता है घटा करके डी से गुणा करके, अभी आपको समझाया क्यों लिखा जाता है, बराबर इसको लिख दीजिए 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है दोनों संख्या यहाँ पे जो बराबर है, इसको क्या कीजिए घटाइए। अब देखिए तो ये ए प्लस में है और ये माइनस में तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है प्लस अब 5 में हो गया और यहाँ पे माइनस 11 में हो गया। अब यहाँ पे कीजिएगा कितना होगा, 6 5 11 यानी कि -6 डी हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कीजिएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12 यानी कि डी का वैल्यू निकल गया कितना 2। तो जब डी का वैल्यू 2 निकल गया तो हम लोग का पहला समीकरण क्या निकला था, ए प्लस 5 डी बराबर 13 है ना। तो ए अब प्लस 5 डी के बदले 2 बराबर कितना 13, तो ए प्लस यहाँ पे 10 अब बराबर 13, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको भेज दीजिए इधर इस साइड। तो 13 माइनस का 10, तो 13 माइनस का 10 यानी कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 की जगह एक डबल एक जीरो टाइप हो गया यहाँ पे है ना जी। यहाँ पे इसका 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे भी वही आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन तो सीम हो गया ना जी, ये सीम हो गया ना, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर होगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन बताए थे है ना। देखिए -1 का आपको बताया थे, -1 में से -5 को हटाइए तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद से 3 में से 7 को हटाइए तो कितना आपका 4 माइनस का 4 माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16, तो 16 16 32 32 को बाहर कीजिए कितना हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसेक 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कोसेक 45 का जो वैल्यू होता है वो कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपको यहाँ पे कोसेक 45 का वैल्यू, तो कोसेक 45 वैल्यू कितना होता है 2 होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है काफी शानदार प्रश्न कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 स्थिति रैखिक समीकरण युग्म कब होंगी। तो देखिए ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 यानी कि क्या है, ये आपका अद्वितीय है। और जब अद्वितीय होता है तो क्या होता है, फटाफट बताइए, जब अद्वितीय होता है तो वह संगत होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ई नंबर पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न काफी आसान प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx+ का d होता है। तो ax³ + bx² + cx+ d कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा है ना। पता है आप सभी को प्रश्न का उत्तर, तो बता दीजिए फटाफट से बता दीजिए। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f × x बराबर x² - 5x + 7 की मूल अगर 1/α + 1 मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी ट्रिक आपको लगा देना है, 1/α + 1/बीटा का वैल्यू, यानी कि बटा लगाना है, बीच वाला मान लिख लेना है क्या है -5 है। अब उसके बाद से नीचे लिख लेना है जो मान है आपको क्या चाहिए, सी वाला मान लिख लेना है। और उसके बाद से देखना है यहाँ पे माइनस वाला है तो प्लस कर देना है, प्लस वाला होता तो माइनस कर देते, तो 5/7 हो जाएगा, यानी कि 5/7 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + x - 6 के शून्य के क्या होंगे। अब देखिए शून्य के ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप 2x² + x - 6 बराबर इसको कर लेंगे 0। अब देखिए इन दोनों संख्याओं को जो गुणा किया जाता है तो 2 में 6 से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ये होगा ना -12। अब -12 को तोड़ करके आपको क्या लाना होता है, आपको लाना होता है कितना लाना होता है जी, बिल्कुल, तो आपको x के बराबर लाना होता है, यानी कि आपको यहाँ पे बीच वाले के बराबर, यहाँ देखिए 2x² प्लस यहाँ पे 3x माइनस का यहाँ पे 4x कीजिए जी, 4x यहाँ पे माइनस कीजिए 3x अब माइनस का 6 बराबर कर लीजिए 0। अब देखिए 4x में से 3x हटेगा तो x बचेगा, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा तो -12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप 4 को हो गया तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे जो है वो 2x कॉमन लीजिए, तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और माइनस यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेनी है, तो यहाँ पे आपको जो है आपको 3 कॉमन लेनी है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2। अब देखिए एक बचा क्या चीज 2x - 3 और एक बचा क्या चीज x + 2, तो 2x - 3 और x - 2 आपको 2 हो गया। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे लग रहा है हम लोग थोड़ा सा गलती किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस में आ रहा है और यहाँ पे माइनस में आ रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा देखिए यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे देखिए -3 में यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तब तो -6 होगा ना, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 2 होगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे 2x - 3 और x + 2, तो 2x - 3 और एक हो गया x प्लस कितना 2 बराबर हो गया 0। तो एक वैल्यू अगर हम लगते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, तो 1 हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब x + 2 बराबर 2
एक्स प्लस टू बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल जाएगा माइनस का 2, यानी हो जाएगा ये कमा माइनस का 2। अब ये देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया 3 कमा 2 और माइनस का 2, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है इसमें का ना आपका ऑप्शन ए नंबर गलती है आपका। यहाँ पे जो इसमें माइनस नहीं होगा, ये -2 में माइनस होगा, है ना। तो ये मिस्टेक हो गया है टाइप करते वक्त, है ना। ये माइनस प्लस इधर उधर हो गया, यहाँ पे आंसर होगा 3/2 कमा माइनस का 2, ठीक है। ये याद करके लिखिएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो भी काफी आसान क्वेश्चन है, बस वहाँ पे भी यहाँ पे भी आपको ट्रिक लगा देनी है, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर इतना दिया गया हो तो मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकलना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, आपको आसानी से बता देना है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकलना है। तो यहाँ पे एक बटा लगाइए, बीच वाला मान लिख दीजिए तो हो जाएगा 2, और फिर सबसे लास्ट वाला मान तो 3। यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस लगा दीजिए तो होगा -2/3। तो -2/3 का दिया गया ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो काफी कमाल का प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के अलिख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्मों का जो होगा वो हल क्या होगा। तो देखिए, जब दो रैखिक समीकरणों का युग्म जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो क्या होता है आप सभी को पता है, फटाफट बताइए। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए का हल होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन है वो परिमेय संख्या, इसमें से कौन परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी नंबर दिया गया है 2√2/√2, देखिए √2 से √2 कट जाएगा, बचे क्या चीज 2, तो 2/, आप कौन लिख सकते हैं, ये आपको क्या है परिमेय संख्या के रूप में आ गया। तो ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर से हो गया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया था ना। तो फटाफट से लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो मिले। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होता है क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्या, तो दो क्रमिक सम संख्या कैसे क्या होता है, अभी आपको बताए थे कि 2 होता है ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। कैसे होता है अभी आपको हमने बताया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए बी का मसा गुणे ए बी का लसा जो होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि इसका ए गुणे बी होता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ए को आप क्या लिख सकते हैं, आपका ए का गुणनखंड कीजिएगा तो 1 का लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं 1 का बी लिख सकते हैं। तो HCF कौन होता है, जो मिलता है, तो मिल कौन रहा है 1, तो हो जाएगा HCF बराबर 1। एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है सबको गुणा कर देते हैं। यहाँ पे ए गुणे बी, तो ये हो जाएगा ए गुणे बी, तो ए गुणे बी अब हो जाएगा चाहे ए बी हो जाएगा, बात वही है। अब कह रहा है कि लसा और मसा दोनों का गुणा कर दीजिए, तो मसा आपका आया था 1 और लसा आया था ए गुणे बी, तो आप गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 1 में ए गुणे बी से गुणा कीजिएगा तो ए गुणे बी ही आएगा, यानी कि ए गुणे बी हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर आ जाएगा। कैसे आपको आ रहा है ये सारी चीजें आप समझते जाइए, जिससे कि दिक्कत आपको ना हो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार प्रश्न है कि दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसी परिकलित करने की तकनीकी है, तो उसे मसा निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन से। ये आपको पता है, काफी आसान क्वेश्चन है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है कि पाई क्या है। तो पाई आप सभी जानते हैं कि पाई क्या है, यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है मैं कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के अलिख अगर समानांतर रेखा होती है तो रैखिक समीकरण का युग्म जो होता है वो क्या होता है। जब भी समानांतर होगा इसका मतलब है कि उसका अनेक हल होगा, है ना। तो अनेक हल कहाँ पे दिया गया आपको, ऑप्शन डी दिया गया अनगिनत हल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y बराबर प्लस c2 का जो मान होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। यानी कि यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, द्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या दो हल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1/a2 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे c1/c2 नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कोई भी हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 0 और 2x प्लस 5y प्लस 0 का शून्यस्तर हल होगा। यहाँ पे आपको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 से निकाला जाता है, यानी कि a1 का वैल्यू है ए बट्टी हो जाएगा कितना 2, है ना। a1/a2 बराबर b1/b2, तो b1 का वैल्यू है 10 और b2 का वैल्यू कितना है 5। आप देखिए 3 गुणा कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5a बराबर हो जाएगा कितना 2 में 10 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो ए बराबर 4 जो है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस x - 1 बराबर 0 की मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बताया था आपको, डी निकालिए सबसे पहले, तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 - 4 गुणे a गुणे c, तो 1 का वैल्यू आपका 1 है इंटू c का वैल्यू माइनस का 1 है। तो यहाँ पे देखिए d बराबर क्या हो जाएगा 1 -4 और फिर यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या 4, तो d बराबर क्या हो गया आपको यहाँ पे हो गया 5, यानी कि जो d का वैल्यू है, d का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपको बड़ा है किससे 0 से। तो जब भी d का वैल्यू जो होगा वो बड़ा होगा 0 से, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और समान होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। तो ये चीज आप समझते जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से जो कौन है वो आपका एक द्विघात समीकरण है ही नहीं। तो द्विघात समीकरण नहीं, इसका मतलब है कि वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन सी नंबर में दिया गया है आपका द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे x² और जो यहाँ पे x² है, जब इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 3/x जो है इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस 3/x हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी x², तो ये तो खत्म हो जाएगा फिर से, क्योंकि बराबर कुछ साइड है, बराबर की साइड आएंगे तो वो तो खत्म होना ही है, 3 नहीं हो पाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का जो मसा होगा वो क्या होगा। तो अभी आपको पता है 2 या 2 से अभाज्य संख्या का मसा, यहाँ पे सम संख्या नहीं क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, आप कह सकते हैं 3 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ध्यान से देखिए 3 और 5 को कीजिएगा कितना होगा, 3 से 1 बार में जाएगा तो 3, बट यहाँ पे 2, फिर 2 कीजिएगा तो 3, फिर यहाँ पे कीजिएगा 2, एक बार में जाएगा तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 1 से भाग दीजिएगा 2 से कितना हो जाएगा 2, 2 बार में जाएगा तो 2 कट जाएगा, 3 बचेगा क्या चीज हुआ, यानी कि ये क्या होता है आपका एक होता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो देखिए काफी शानदार प्रश्न है
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य संख्या है? इसमें सभाज्य संख्या कौन है? तो अभाज्य संख्या के बारे में अभी हमने आपको बताया था कि जिसका केवल 2 गुणखंड निकले, उससे ज्यादा गुणखंड ना निकले। तो यहाँ पे देखिए 11 जो दिया गया है, 11 किसी किसे कर सकते हैं कि 1 से 11 से, इससे इसके बाद कोई दूसरा संख्या से नहीं कर सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो दिमाग में सारी चीजों को आपको बैठाते जाना है, कितनी बढ़िया से बता एकदम आराम से बता रहे हैं, दिक्कत नहीं होगा। काफी ज्यादा आप परेशान है कि सर गणित नहीं बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि गणित आपसे ना बने, है ना। बस आप पूरे पार्ट देखते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स बस आपके लिए बना हुआ जाता है, आप कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट करते रहिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मस 25 और लसक 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों का आप गुणा कर दीजिए, यानी कि 25 में आप 50 से गुणा कर दीजिए, तो 25 में जब 5 से गुणा कीजिएगा कितना होगा? 1250 हो जाएगा, यानी कैसे क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभाज्य संख्या? इसमें से अभाज्य संख्या कौन है? तो अभी आपको हमने बताया अभाज्य संख्या कौन है, इसमें बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आपको चेंज करके पूछा गया, तो यहाँ पे जो 23 दिया गया ना, वो आपकी एक अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि जो 23 का गुणनखंड कीजिएगा तो 23 का गुणनखंड केवल 1 निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद से 23 ही निकलेगा, इसके बाद कोई संख्या नहीं निकल सकती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं? अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय देखिए यहाँ पे कौन है? देखिए ऑप्शन सी नंबर में। क्यों? क्योंकि √9 है, √9 को बाहर कीजिएगा हो जाएगा 9 और √16 है, यानी कि 16 है, 16 को बाहर कीजिएगा हो जाएगा कितना? 4। तो ये तो आपको परिमेय संख्या के रूप में आ गया ना, 4 में 3 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 12, तो 12/1 लिख सकते हैं। चलिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो हम सभी का प्रश्न कह रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा धनात्मक पूर्णांकों की निम्न में से किसे प्रकट करने की तकनीक है? तो मसा को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या? इसमें से कौन जो है परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 2√2, यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया गया है, बट्टा का सिंबल √2, अभी आपको बताया, तो √2 से √2 कट जाएगा, 2/1 लिख सकते हैं आप इसे। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न काफी कमाल का प्रश्न है कि 1400 में 2 की अधिकतम घात कितनी है? कहने का मतलब होगा कि जो 1400 है उसको जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 कितना बना जाएगा? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1400 लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 से इसको भाग देते हैं, कितना हो जाएगा? 700, फिर 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब कोई भी संख्या जो इसमें आएगी तो 2 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 का अधिकतम कितना होगा? 3 बार होगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को पहचाना, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है आपको √20 दिया गया है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √20 को आप आसानी से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 और 50 के ऐसे एलसीएम का गुणनफल निम्न में से क्या होगा? तो 1225 होगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर, क्योंकि दोनों संख्या को गुणा कर दीजिए 50 में और 25 में। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह परिमेय संख्या है? इसमें से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो देखिए 2 माइनस का 2 दिया गया, 2 - 2 यानी कि हो जाएगा 0, तो 0 क्या है? आपकी परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15, तो 6/15 जो दिया गया इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसमें ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आप जो 15 का गुणनखंड कीजिएगा, 15 का कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा 5, और 5 से कटेगा तो हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 3 आ जा रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है, तो केवल 5 और 2 आना चाहिए, या 2 या 5 आना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 1, b गुने लघुत्तम समापवर्तक ab का ab बराबर कितना होगा? तो ये होता है क्या चीज? a गुने b आता है, कह सकते हैं आप ab। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया गया है, आपको ab दिया गया है, तो आपका ab जो होगा क्या हो जाएगा? सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी आपको हमने बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की घात क्या होगी? बस यहाँ पे भी आपको वही करनी है। यहाँ पे 625 दिया गया है, इसको भी भाग दीजिए, या कटाइए आप लोग गुणनखंड के लिए, तो 5 की जगह कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब 125 को कीजिएगा कितना हो जाएगा? 25 आएगा। आप 25 को कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 से कीजिएगा कितना हो जाएगा? फिर 1 आ जाएगा, कितना आ गया? आप ये आपका 4 आ गया, तो 5 के हाथ कितना जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। समझ में आया? चलिए, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है? बिल्कुल होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई परिमेय संख्या आपका 3 है और गुणा करा कि अपरिमेय संख्या, तो मान लीजिए √2 है, तो गुणा की जगह कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, तो 3√2 क्या होगा? ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा, तीन करा कि गुणनफल अपरिमेय होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, प्रश्न क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या के बीच, तो सब में क्या होता है? अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसे एकदम दिमाग में बैठा दीजिए, आपकी परीक्षा में एकदम डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि और अंक देखिए चेंज किया जा सकता है ना, लेकिन पैटर्न पूरा वही है, पहचान किसी प्रश्न में आपको चेंज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें देखिए अपरिमेय संख्या कौन है? तो देखिए √5 जो दिया गया ना, वो आपकी एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी के देखिए काफी शानदार प्रश्न है ना। कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने के बाद क्रमशः 1, 3, 5 घंटे समय के बाद मिलते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने से लगा समय जो होगा क्या होगा? यानी कि एक साथ वो कब मिलेंगे, है ना, आपको इसको बताना है। मतलब तीनों जो है एक साथ दौड़ना है, तो इसको करने के लिए क्या कहते हैं? इसका एलसीएम निकाल देना होता है। तो एलसीएम निकाल लघुत्तम समापवर्तक निकाल दीजिए, तो 1, 3, 5 का एलसीएम निकालिए, क्या होगा? किसी संख्या से नहीं कटेगा तो सबको गुणा कर दीजिए, 1, 3, 5 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि 15 घंटे बाद वो मिल जाएंगे।
अगला देखिए, अगला प्रश्न करें कि रूट 2 क्या है। तो रूट 2 आप सभी को पता है कि वह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है रूट 3 क्या है। तो रूट 3 भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 3 कितना है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर की 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 डॉट डॉट क्या है। तो ये भी आपकी एक अपरिमेय संख्या क्यों है, अभी आपको हमने बताया कि जिस पे डॉट डॉट आता है वगैरह, तो ये सब क्या होती है, आपको एक अपरिमेय संख्या ही होती है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है, हमने आपको कई बार बताया कि एक घात वाला बहुपद होता है वो रैखिक बहुपद होता है, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज, क नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो घात वाला बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद होता है, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख नंबर हो जाएगा। और आपको बता दें कि इस मॉडल सेट में आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, और यही मॉडल पेपर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन घात वाला बहुपद कहलाता है। तो तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो त्रिघात बहुपद कहलाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ग नंबर हो जाता है, त्रिघात बहुपद। बस ये मॉडल पेपर अगर आप देख लेते हैं ना, तो समझिए मैं आपसे एक बार और कहना चाहूंगा कि इस मॉडल पेपर को आप परीक्षा देने से पहले एक बार और जरूर देख लीजिएगा, है ना। परीक्षा से पहले एक बार और जरूर देख लीजिएगा, जिससे काफी ज्यादा आपको फायदा होगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप ये लिख करके रख लो कहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इस मॉडल पेपर सबको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो जरूर पूछा जाएगा। बस आप इस मॉडल पेपर के बारे में एक बार और देख लीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को जरूर देखिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मॉडल पेपर है आपका, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, हालांकि 2-4 क्वेश्चन इसमें जो है डबल टाइप हो गया है, ये हम मानते हैं, है ना। क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन टाइप करना होता है, टाइप करके उसे बहुत बढ़िया से बनाना होता है, तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, डबल हो जाता है, उसका बात कोई नहीं है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो एक घातीय या रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax + b होता है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है वो क नंबर हो जाएगा, है ना, या ई नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² + bx + c के रूप के होता है। अब देखिए, ये आ रहा है जितना भी चैप्टर वाइज आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ख नंबर हो जाएगा ना, ax² + bx + c होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax³ + bx² + cx + d होता है। तो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर है। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सोचिए मत, कर लीजिए फटाफट से, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है जी, तो एक होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे शून्य किस तरह से होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद की, तो शून्य की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद शून्य की संख्या 2 होती है ना जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, अच्छा ऑप्शन जो है छूट गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। कौन कौन होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, ठीक है, इसे आप याद करके रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है। तो 3 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ग नंबर में दिया गया है, तो आपका ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद की शून्य है, द्विघात बहुपद की शून्य। तो द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, क्योंकि अभी आपको हमने बताया। तो अल्फा और बीटा जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है कि एक घातीय रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है। तो एक घातीय रैखिक बहुपद का जो बहुपद का जो आलेख होता है वह एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर जो दिया गया आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है ना, वो याद करके रखिएगा कि उद्धतोमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप का होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर या ख नंबर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न पे हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, x अक्ष पे कोई आलेख जो जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतना ही होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 पर प्रतिच्छेद करती है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तब 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि ख हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होता है। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन आपका क नंबर में दिया गया है, तो क नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो c/a होता है, गुणनफल c/a, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है ना। तो c/a क्या पे दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर ए में, ग में दिया गया, तो ग नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 3 की शून्यक अल्फा और बीटा होती है तो शून्यकों का योग क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी आपको हमने बताया कि -b/t होता है। तो -b तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से ही 2 में है, तो -b अब बट्टी क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या बराबर, तो माइनस प्लस यानी कि 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क में दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + c की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c/a जो होता है, c/a, तो c का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 6 और यहाँ पे दिया गया क्या चीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना जी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब तक 2 नहीं होगा तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, से 2 लगा, 2x² - 5x + 6 लिखेगा 2, तो क्या हो जाएगा, कटेगा 3, तब 3 होगा, ठीक है, तब 3 होगा, यहाँ पे 2 छूट गया टाइप करते वक्त, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि द्विघात बहुपद x² - 9 के शून्य क्या होंगे, x² - 9, तो शून्य बराबर हो जाएगा 0, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √9, तो √9 की जगह कितना होगा, प्लस का 3, तो प्लस और माइनस दोनों में आता है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3, यानी कि ऑप्शन क्या चीज, घ नंबर। अगला देखिए, अगला 95वां प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - px + 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/t होता है, यानी कि 2/1, यानी हो जाएगा 2। तो 2 देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ऐसा तो नहीं है, कोई दिक्कत हो रहा है आपको पढ़ाते वक्त हमको, हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा था, काफी बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 3x + 2 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/α + 1/β का वैल्यू बताना है आपको।
तो 1/α प्लस 1/β का आपको अभी बताई थी ट्रिक कि बटा लगा दीजिए, बीच वाला मान लिख लीजिए, बीच वाला मान 3 है, आप उसके बाद से सबसे लास्ट वाला मान लिख लीजिए तो हो जाएगा 2 है, और माइनस नहीं है तो माइनस को लगा दीजिएगा, माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, या फिर माइनस तो माइनस हटा देंगे, यानी प्लस कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप निकालिएगा, रूल्स भी अभी आपको बताए थे, शुरू से आप दिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको पता चल गई है कैसे ही बनता है, सारी चीज़ों को डिटेल्स करके आपको हमने बता दिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax³ + bx² + ax + d की शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होती है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होता है जी, तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -b/a होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होगा ना जी, यहाँ पे त्रिघात होगा बाबू, त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + ax + d की शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो दो करके शून्यकों का जो योग होता है वो कितना हो जाता है बाबू, तो c/a होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग नंबर आपका c/a होता है। अगला देखिए, ये सारी चीजों को एकदम दिमाग में आपको बैठाते जाना है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x³ + 3x² - x³ यहाँ पे त्रिघात बहुपद होगा, देखिए द्विघात बहुपद टाइप हो गया ना जी, त्रिघात बहुपद x³ + 3x² + 2x + 1 की शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू याद कीजिए। अभी आपको हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, तो -b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा क्या चीज, -b यानी कि हो जाएगा 3, अब a का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो -3/1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो -3 देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया गया, तो आपका ख में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये रहा हम सभी का लास्ट प्रश्न, 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए एक मॉडल सेट का। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d की शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो अल्फा, बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो होता है -d/a, तो -d/a कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन आपका डी नंबर में, ग नंबर में दिया गया है, तो ग नंबर पर सही उत्तर हो जाएगा। तो 100 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें।